दोस्तों, हाल ही में भारत G20 की मीटिंग को कश्मीर में करने वाला है, जिसके लिए भारत ने वहां कड़ी सुरक्षा और एनएसजी फोर्स तक तैनात कर दी है। साथ ही भारत इस बात का भी खास ध्यान दे रहा है कि रूस पर किसी भी तरह का दबाव ना आए, और ऐसे में रूस के लिए भारत पूरे 193 देशों से भिड़ गया है। अब इस खबर के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आखिर भारत G20 की इस मीटिंग के लिए क्या कुछ कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि भारत G20 में अपने इंटरेस्ट को देखे, उससे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि यूक्रेन युद्ध की वजह से G20 का प्लेटफॉर्म पश्चिमी देश सिर्फ रूस पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह हमारी कई योजनाओं के लिए सीधे तौर पर खतरनाक हो सकता है। और यही चिंता रूस को भी सता रही थी। अगर रशियन मिनिस्टर और डेलीगेट भारत आते हैं तो उन्हें कई पश्चिमी देशों की तरफ से ज्यादा प्रेशर और भारत के एक्शन का सामना ना करना पड़े, जिसको साफ करते हुए अब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस को एक काफी बड़ा आश्वासन दिया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने रूस को इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर भारत द्वारा आयोजित की गई G20 की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं तो उन पर भारत कोई भी एक्शन नहीं लेगा, और इस संगठन में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा बाकी दूसरे जरूरी मुद्दों पर हावी नहीं हो सकेगा, जो पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यह बात भारत पहले भी दोहरा चुका है कि रूस को इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि उनकी परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी है। ऐसे में भारत फैसला कर चुका है कि हम G20 में यूक्रेन युद्ध का कोई भी मुद्दा नहीं उठाएंगे, और ना ही हम रूस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि रूस के साथ आज हमारे एनर्जी रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, जिसके तहत रूस भारत की टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 45% अकेले सप्लाई करता है। साथ ही हमें नेचुरल गैस, कोयला और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट भी रूस की तरफ से काफी भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इसलिए भारत रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता, और भारत पहले भी यह बात साफ कर चुका है कि G20 में रूस पर भारत की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। वहीं पर इस महीने 22 से 24 मई के बीच होने वाली G20 टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग, जिसे जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, इसके लिए भारत पूरी तैयारी कर रहा है, और इसके लिए श्रीनगर को G20 देशों के प्रतिनिधियों को अटेंड करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। और इस बात में कोई शक नहीं कि श्रीनगर भारत की खूबसूरत और प्रकृति की साज सजा से सजी एक जगह है। ऐसे में भारत ने श्रीनगर को G20 मीटिंग के लिए चुना, ताकि भारत पूरी दुनिया को दिखा सके कि टूरिज्म के लिए श्रीनगर और जम्मू कश्मीर कितना परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। हालांकि जहां एक तरफ भारत अपने सबसे कूटनीतिक दांव को चलने की तैयारी कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ कश्मीर पहुंचने वाले सभी G20 रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेट्स की सुरक्षा के लिए भारत काफी बड़े फैसले ले चुका है, जिस पर काम काफी तेजी से चल रहा है, ताकि G20 की मीटिंग को सफलतापूर्वक तरीके से सफल बनाया जा सके। और इसके लिए सबसे पहले तो भारत ने यह फैसला लिया है कि अब श्रीनगर में चारों तरफ एनएसजी और मरीन कमांडो तैनात किए जाएंगे, जिनका काम G20 के वेन्यू को सिक्योर करना और वेन्यू के आसपास कड़ी नजर रखना होगा, ताकि इस महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट के दौरान कोई भी दुर्घटना ना हो। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जब G20 के प्रतिनिधित्व कश्मीर का दौरा करते हैं तो इस पर पाकिस्तान और चीन का क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब तक यूएनएससी रिफॉर्म्स को लेकर भारत के साथ चीन को छोड़कर बाकी सभी परमानेंट मेंबर शामिल थे, और इसमें भारत को खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि चीन भी पहली बार सामने आया है, और उसने ऐसा बयान दिया जिससे यह साफ हो गया कि चीन भी अब यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए तैयार है। इसके बाद अब पांचों देश इसके लिए एग्री हो गए हैं, जिसके बाद अब भारत को यूएनएससी में वीटो मिलने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, और आखिर ऐसा क्या बयान आया है चीन ने, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने भारत का खुलकर तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। ऐसे में यह बात तो साफ हो जाती है कि भारत जो लंबे समय से डिमांड कर रहा था, उसमें सिर्फ चीन ही था जो भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की सदस्यता को रोक रहा था। बाकी परमानेंट मेंबर जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया शामिल है,
वे खुले दिल से भारत का समर्थन कर रहे थे और रूस ने तो संयुक्त राष्ट्र में कई बार भारत को खुलकर सपोर्ट किया है, और वह भी तब जब ज्यादातर देश भारत के खिलाफ थे। और कुछ वक्त पहले फ्रांस के साथ भी भारत के रिश्ते काफी गहरे होते नजर आ रहे हैं। और यूएन असेंबली में खुद फ्रांस की तरफ से यह बात सामने आई थी कि यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्यता ना मिलना यूएन की कमी को दर्शाता है। लेकिन सिर्फ परमानेंट मेंबर ही नहीं, बल्कि बाकी छोटे छोटे डेवलपिंग मेंबर्स की मेजोरिटी भी भारत को हासिल थी। लेकिन इन सब के बावजूद चीन अकेला ही उल्टा चल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक बार भारत यूएन में परमानेंट मेंबर बन गया तो फिर उसकी खैर नहीं। लेकिन अब अचानक से चीन भारत की डिमांड के आगे कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। और जिस तरह से भारत की तरफ से लगातार कड़े बयान सामने आ रहे थे, उन सब के चलते चीन का ज्यादा दिन तक भारत की डिमांड को रोक पाना मुमकिन नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अब यह बात जान चुका है कि भारत अब बदल रहा है और वह अपने इंटरनेशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। साथ ही फॉरेन पॉलिटिक्स में भी भारत की रणनीति समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के पास इस वक्त एससीओ समिट और G20 की सदस्यता मौजूद है। वह काफी बेहतरीन तरीके से उसे निभा भी रहा है, और इसी के चलते भारत दुनिया भर में अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाता जा रहा है और मेजॉरिटी कंट्रीज का सपोर्ट भी भारत को मिल रहा है। और जब प्रतीक माथुर ने यूएनएससी में वीटो पावर को लेकर कड़ा बयान देते हुए कहा कि वीटो पावर को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, यानी कि वीटो को ही खत्म कर देना चाहिए, तब मेजॉरिटी कंट्रीज और साथ ही यूएनएससी के हेड इस बात के फेवर में नजर आ रहे थे कि भारत ने वीटो के लिए जो कहा वह खुद का फायदा नहीं बल्कि बाकी देशों के हक के लिए कहा है। ऐसे में भारत के इन बड़े बड़े बयानों के बाद भी चीन अगर चुप्पी साधे रहता है तो एक बड़ी सुनामी आना तय था, और इस बात की भनक चीन के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को वक्त लगते रह गई और उसके बाद उन्होंने लगातार बड़े कदम उठाए, जिसके बाद चीन के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने यूएन रिफॉर्म्स को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के सुधार में ऑब्जेक्टिविटी और जस्टिस बनाए रखने के लिए अटेम्प्ट किए जाने चाहिए। सभी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाना चाहिए, छोटे और मध्यम देशों को इसमें शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में चीन के इस बयान के बाद यूएनएससी रिफॉर्म्स का होना तो तय है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसमें भारत को वीटो मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।